अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम आपके सामने लगातार कई क्लास में मज़मून के बारे में बात कर चुके हैं। हमने कई मज़मून पढ़ लिया है, मज़मून को समझ लिया है। आज हमारा एक अहम टॉपिक है मज़मून से रिलेटेड ही। आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मज़मून है जिसका उन्वान है हिंदुस्तानी आईन का मेमार। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये मजमून का उन्वान है। आपसे अब प्रश्न ये पूछा जाएगा कि हिंदुस्तानी आईन का मेमार किसे कहा जाता है, या फिर हिंदुस्तानी आईन का जो मेमार भीमराव अंबेडकर है इसका ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। तो मजमून से इसका ताल्लुक़ है। अब हम पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो हिंदुस्तानी है यानी आप इसको भारत समझ लीजिए, और जो आईन है इसको आप कहिए संविधान। क्या कहते हैं? आईन को आप कहते हैं संविधान। ये है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब है मेमार। मेमार आप एक तो कहते हैं आर्किटेक्चर को, जो भी आर्किटेक्ट हो, यहां पर हम लिख देते हैं फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब हो गया। और वो कौन है? भीमराव अंबेडकर, संविधान के निर्माता। मेमार उसको कहते हैं, निर्माता को। इसको समझना है बहुत डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो यह है कि इसमें हमको आईन के बारे में भी बात करनी है और भीमराव अंबेडकर के बारे में। भीमराव अंबेडकर की जीवनी को अगर आप समझते हैं तो फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हिंदुस्तानी आईन के भी आ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, तो हम यहाँ पर उसी की बात करते हैं। भारत का एक समाजी ढांचा है। तो भारत में समाजी ढांचा, समाजी स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं, दो हिस्सों में, कितने में? दो हिस्सों में, यानी दो पार्ट में क्या करते हैं? मुनक़सिम होता है। ये कीवर्ड है, समाजी ढांचा दो हिस्सों में मुनक़सिम होता है। कौन कौन से हिस्सों में मुनक़सिम होता है? अब यहां पर देख लीजिए। एक जो है भारत में जो हिस्सा है वो है अक्सरियती। अच्छा, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, अक़लियती। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? अक्सरियत का अपोजिट लफ्ज़ क्या है? अक़लियत है। अक़लियत का अपोजिट लफ्ज़ क्या है? अक्सरियत है। यहां पर ये एज अ टर्म हम बोल रहे हैं, यानी अक्सरियती तबका, अक़लियती तबका। तो यही तो कह रहे हैं कि दो हिस्सों में मुनक़सिम होते हैं, दो तबके में मुनक़सिम होते हैं। चाहे समाजी ढांचे को किसी भी तबके की बात करें उसमें आप मुनक़सिम करते हैं, इसको बांटते हैं। अक्सरियती तबका के लिए आप कह सकते हैं मेजॉरिटी सोसाइटी। इसी को हिंदी में आप कहते हैं बहुसंख्यक समाज। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बहुसंख्यक समाज। अब इसके बाद है अक़लियती। उसका अपोजिट है, जैसे यहां पे मेजॉरिटी कहें हम, यहां पर कहेंगे हम माइनॉरिटी। क्या कहेंगे? माइनॉरिटी सोसाइटी। यहां पर हिंदी में हमने कहा है बहुसंख्यक समाज, यहां पर कहेंगे अल्पसंख्यक समाज। अल्पसंख्यक समाज। इसीलिए हमने कहा कि कितने ढांचों में मुनक़सिम है। इस वर्ड को समझ लीजिए आप, ये टर्म है, ये टर्म यूज होता है, बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं इस टर्म को। अब इसके बाद यहां पर समझ लीजिए जो अक़लियती तबका है उसको आप साइड में डालिए। अब जो ये अक्सरियती तबका है ये फिर कितने? ये भी दो पार्ट में मुनक़सिम हो जाते हैं, बट जाते हैं। एक को आप कहते हैं ऊंची जात वाले। इसी तरह से दूसरा कौन है? इसके अपोजिट में रखिए, नीची जात वाले। यानी ये अक्सरियती तबका इन दो में बटा हुआ है। जो ऊंची जात वाले हैं वो इनको हकारत की नज़र से देखते हैं, इनको तौहीन आमेज नज़रों से देखते हैं, उसको ज़िल्लत की निगाह से देख करके उनको घटिया समझते हैं। और ये कर कौन रहा है? जो ऊंची जात वाले हैं उन्हें, यानी नीची जात वाले को वो पसमानदा समझते हैं।
इनको ये समझ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऊंची जात वाले यानी अक्सरियती तबका नीची जात को क्या समझते हैं, इसको समझते हैं पसमानदा। ये टर्म है तो देख लीजिए, पसमानदा समझते हैं। अब पसमानदा कहते किसको हैं वो हम बता देते हैं, जिसको आप बैकवर्ड कहते हैं। बैकवर्ड यानी आप इसको हिंदी में कहते हैं पिछड़ा वर्ग। हिंदी में क्या कहते हैं? पिछड़ा वर्ग। यही नहीं बल्कि इसको एक और हिंदी में इसका टर्म आप यूज करते हैं और वो कहते हैं वंचित वर्ग। क्या है? वंचित वर्ग। ये पसमानदा उसको समझा जाता है, समझते हैं, और ये ऊंची जात वाले समझते हैं। तो पसमानदा यानी वो लोग जो वंचित हैं सब चीज़ों से। और जैसा कि हमने कहा कि यही लोग हैं जो इनको फिर क्या करते हैं, इनको कह रहे हैं कि हकारत की नज़र से देखते हैं, हकारत की नज़र से देखते हैं, बल्कि उन्हें नफरत की निगाह से भी देखते हैं, यानी उससे नफरत भी करते हैं। और ये दोनों सेम मतलब है। इसके देखने की वजह से वो उनको अपने में शामिल नहीं करते हैं। उसके कई रीजंस हैं। अब यहां पर आपके सामने ये बात क्लियर हो गई होगी कि वो इस नज़र से, जब हम किसी को इन नज़रों से देखेंगे, हकारत की नज़र से, नफरत की निगाह से, तो फिर अपने में उसको हम शामिल नहीं करेंगे, अपने में अपने तक आने की इजाज़त, परमिशन नहीं देंगे, यानी अपने दरमियान में उन्हें इसी कारण से क्या है, रहने की इजाज़त नहीं देते हैं। कौन? ऊंची जात वाले। किनको? नीची जात वाले को, यानी पसमानदा तबके को अपने दरमियान रहने की इजाज़त तक नहीं देते। यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंची जात वालों ने नीची जात वालों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए। कुछ चीज़ों को करना है और वो उनके लिए, कुछ चीज़ों को बिल्कुल वो करने नहीं देते थे अपने लिए, यानी जो उनसे रिलेटेड है वो उसको करने नहीं देते थे। जैसे आप देखिए, इनको इनकी वजह से, पसमानदा होने की वजह से ये ऊंची जात वाले समझते थे अछूत, अछूत समझते थे। तो अछूत समझने की वजह से वो कुछ चीज़ें उसको समझते थे ये नहीं करें तो अच्छा है, अपने दरमियान उसको रहने की अनुमति, इजाज़त प्रदान नहीं की गई। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं कि इनको वो छू नहीं सकते थे। नंबर 1 यहाँ पर है पानी, यानी उनको पानी तक, जिसमें ऊंची जात वाले लोग पानी ले रहे हैं वहाँ से वो पानी नहीं ले सकते, उस पानी को छू नहीं सकते थे। इसी तरह से यानी आप समझ लीजिए कुएं के पानी को वो छू नहीं सकते थे। ये है। उसके बाद पॉइंट 2, वो तालाबों से अपने डोल को भर नहीं सकते थे। तालाबों का पानी क्या कर सकते थे? यूज नहीं कर सकते थे, उसमें अपने डोल नहीं डाल सकते थे। तालाबों से पानी वो भरने की उनको अनुमति, इजाजत नहीं थी। ये सब वो हैं जो रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इनको छूत समझा जा रहा है कि ये उसे यूज करेगा, उसके बाद हम यूज करेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह से तीसरा पॉइंट ये था कि ये लोग मंदिर में नहीं जा सकते हैं। बता रहे हैं, यानी उस वक्त का पहले एक माहौल समझ लीजिए कि इन लोगों के लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थे, तब उसके बाद जो है आपको एक नई बात समझने में आसानी होगी। और यही नहीं, चौथा पॉइंट ये है कि ये अछूत तालीम भी हासिल नहीं कर सकते थे। इतनी बात है, नहीं ये अछूत पानी जो है कुएं से भर सकते थे, ले सकते थे, तालाब में डोल डालकर पानी नहीं भर सकते थे, मंदिर में वो जा नहीं सकते थे, तालीम वो हासिल कर नहीं सकते थे। लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो इन्हीं अछूत के जिम्मे था, वो उनको करते थे, उनके जिम्मे में था और वो उनको करना था। यानी ये समझा जाता था कि ये उनकी जिम्मेदारी है, वही करें। क्या था उनके जिम्मे में? यानी यहां पर आप समझ लीजिए नहीं कर सकते थे, अनुमति नहीं थी। जबकि यहां पर आप समझ लीजिए हाँ, यानी करनी है एक काम। कौन से काम इनको उन्हीं की जिम्मेदारी समझी जाती थी? पहले काम को समझिए कि एक है सड़कों गलियों, हम यहां पर लेकर सड़कों गलियों वगैरह में झाड़ू लगाना, यानी झाड़ू लगाने का काम उनका था। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है कि कुछ बनाना वगैरह, मतलब जूते, या फिर बनाना या मरम्मत करना, ठीक करना, जूते बनाना या फिर जूते ठीक करना, ये उनकी जिम्मेदारी थी, उनका काम समझा जाता था। इसी तरह से तीसरी चीज कि बेद के टोकरे बुनना, यानी ये समझ लीजिए यहां पे कि टोकरे बुनना, उस वक्त इन चीज़ों का इस्तेमाल होता था बेद वगैरह का, तो वो समझ ले बस टोकरे बुनना बनाना, जो आज भी जगह जगह पर लोग उन्हीं के जिम्मे ये काम समझते हैं और वो लोग करते हैं इसको। चौथा पॉइंट है कि मुर्दा जानवरों के खाल उतारना। अब तो बहुत कम ये देखने को मिला है, तो खाल उतारना,
और किस तरह के, यानी मुर्दा जानवरों के, ये उनको ही करने थे, ये जिम्मेदारी उन्हीं की थी, ये समझा जाता था। यानी समाजी ढांचे ने इस रंग में उसको रंग दिया था कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। जब ऐसा माहौल था तो उस माहौल को नज़र में रखिए कि इस पूरे स्ट्रक्चर को समझते हुए कि इसी तरह से एक अछूत का जन्म होता है। इंपॉर्टेंट है कि एक अछूत का जन्म होता है, तो हम यहां पर लिखते हैं एक अछूत का जन्म होता है। इंपॉर्टेंट है कि इन सारे बैकग्राउंड को समझ लिए, तो अब समझिए कि इस माहौल में जो बच्चा जन्म लेगा उनकी स्थिति कैसी है, वो कैसे एक बड़ा आदमी बन रहा है, उसी चीज़ को असल में समझना है। अगर इतनी बात आप समझ गए हैं, इस बैकग्राउंड को जहन में रख चुके हैं, तो देखिए वो बच्चा जो अछूत का जो जन्म होता है उसको समझिए कि पहली बात, मराठी बोलने वाले हैं। ये बच्चा क्या है? मराठी ज़ुबान बोलता है, मराठी ज़ुबान बोलने वाले। और यही नहीं, महार ख़ानदान है, महार ख़ानदान। अब देखिए हम बताना यही चाह रहे हैं, मराठी ज़ुबान बोलना और महार ख़ानदान में एक अछूत बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम है भीमराव अंबेडकर। उसका नाम क्या है? उस बच्चे का नाम भीमराव अंबेडकर। तो कहना यही चाह रहे हैं कि इस अछूत में आप वहां पर अब रख दीजिए कि एक बच्चा जिसका नाम भीमराव अंबेडकर है, उसका जन्म होता है मराठी बोलने वाले खानदान, मराठी बोलने वाले महार खानदान में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। अब आप इसके आपसे पूछा जाएगा इनकी पैदाइश कब और कहां हुई, पैदाइश कब और कहां। इस प्रश्न का आंसर कि कब हुई? 1891 ईस्वी को 14 अप्रैल, इस डेट में कहां हुई? इनकी पैदाइश हो रही है सेंट्रल इंडिया, इंडिया महो में, यहां पर इनकी पैदाइश हुई। अब आपसे इसे सवाल पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर की जुबान कौन सी है? मराठी है। खानदान का किस खानदान से ताल्लुक है? महार खानदान से ताल्लुक है। कब भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई? 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुई है? सेंट्रल इंडिया महो में इनकी पैदाइश हुई है। उस बैकग्राउंड को समझने के बाद, उस बैकग्राउंड को समझने के बाद एक मन में प्रश्न आता है कि आखिर उनके दादा परदादा कौन है? पिताजी, यानी किनके घर में पैदाइश हुई है? महार खानदान है तो आखिर पता चलना चाहिए कि किसके घर में पैदाइश हुई है। अगर इस सवाल को आप समझ रहे हैं तो अब देखिए इनकी पैदाइश हुई है किसके घर में? रामजी सकपाल के घर में। रामजी सकपाल ये कौन है? ये भीमराव के वालिद हैं, उनके घर में इनकी पैदाइश हुई है। जबकि एक बात और है कि पिताजी का नाम आया है तो माताजी, उनकी वालिदा का, माताजी का नाम वो है भीमबाई और है, इसको वालिदा कहते हैं, दोनों मिलाकर है वालिदैन। तो ये किनके वालिदैन हैं? भीमराव अंबेडकर के। अब यहां से आप ये समझिए कि भीमराव अंबेडकर इनकी ये इकलौती औलाद नहीं है, बल्कि उसका नंबर 14वें नंबर पे आता है, यानी उनके 14वें औलाद हैं भीमराव अंबेडकर, लेकिन हैं सबसे छोटे। भीमराव अंबेडकर 14वें औलाद में सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे हैं। बैकग्राउंड, यानी इतना बैकग्राउंड समझना है इनका। तो कई चीजें आप समझ गए। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो रामजी सकपाल हैं, जो भीमराव अंबेडकर के पिताजी यानी वालिद हैं, वो बरतानवी सरकार में मुलाजिम थे। बरतानवी यानी अंग्रेजी गवर्नमेंट, बरतानवी सरकार में फौज की मुलाजिमत में थे, फौज की मुलाजिमत में थे, यानी उसमें ये मुलाजिम थे, काम कर रहे थे। और ये नहीं कि पहली मर्तबा ये गए थे, बल्कि राम जी के पिताजी जिसका नाम है मालो जी, यानी भीमराव अंबेडकर के ये कौन हैं? दादा हैं, दादा हैं भीमराव अंबेडकर के। और ये राम जी के
बाबूजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके वालिद हैं, ये भी बरतानवी सरकार की फ़ौज में मुलाजिम थे। इसका मतलब है कि जो आपने ये अभी सुना है कि इनको तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं थी, तो इन लोगों को तालीम तो मिली होगी, तभी तो उसमें मुलाजिम थे। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन समझ लीजिए, बरतानवी सरकार में जो भी सरकारी मुलाजिम है उसके लिए एक कंडीशन थी फ़ौज में काम करने वालों के लिए कि तालीम को लाजमी हासिल करना है। फ़ौज में काम करने वालों के लिए तालीम क्या थी? तालीम हासिल करना लाजिम करार दे रखा था। जो भी फौज में काम करेंगे उनके लिए था। तो इनको तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और इन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और इन्होंने तालीम हासिल की। ये राम जी के बारे में बात आई, राम जी को इनका बेनिफिट मिला, इनके पिताजी काम कर रहे थे, इस वजह से वो भी पढ़ सके। उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद इन्होंने वहाँ पर नौकरी भी कर ली। तो उनके लिए यानी यहाँ जो कहा कि तालीम, तो कहाँ से तालीम हासिल करें? तो अब ये कह रहे हैं कि ये बरतानवी सरकार यानी फ़ौज में काम करने वालों के लिए, फ़ौज में मुलाजमीन के लिए ये स्कूल चलाती थी, स्कूल चलाती थी और वो उनका ही पर्सनल स्कूल होता था, वहीं पर वो एजुकेशन हासिल करते थे, पढ़ते थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी। कह रहे हैं कि इस मामले में खा वो मालोजी सकपाल हों या राम जी सकपाल हों, खुशकिस्मत निकले। महार ख़ानदान से आने के बावजूद, अछूत होने के बावजूद ये लोग खुशकिस्मत थे, इनको तालीम हासिल करने का मौका मिला। लेकिन एक अफसोस की बात है कि हमने कहा कि भीमराव अंबेडकर 14वीं औलाद हैं राम जी के और वो हैं सबसे छोटे। अचानक से एक बदलाव आता है कि राम जी की नौकरी क्या होती है, यानी ख़त्म हो जाती है, वो मुलाजमत से सुबकदोश हो जाते हैं। जब वो मुलाजमत से सुबकदोश हो जाएंगे, जो छोटा बेटा है भीमराव अंबेडकर, क्या वो तालीम हासिल कर सकता है? मुमकिन नहीं रहा। यानी जब वो सुबकदोश हो रहे हैं मुलाजमत से, तो भीमराव अंबेडकर की उम्र, तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि राम जी मुलाजमत से सुबकदोश, यानी सुबकदोश का मतलब रिटायर, मुलाजमत से सुबकदोश हुए जब भीमराव अंबेडकर की उम्र 2 साल की थी। 2 साल की उम्र थी किनकी? भीमराव अंबेडकर की। अब बताइए, इस 2 साल में तो वो कुछ पढ़ा तो है नहीं, पढ़ने के जो ऑप्शंस थे वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं थी, वो दूसरी जगह जाके पढ़ नहीं सकता है, ये सारी बातें हैं। लेकिन जब कोई एक आदमी उसके घर में पढ़ा लिखा होता है तो वो फिर कुछ ना कुछ कोशिश करता है। तो 2 बरस की उम्र थी कि वो रिटायर हो गए। लेकिन एक ख़ास बात और बता रहे हैं इस राम जी सकपाल के बारे में कि राम जी सकपाल तकरीबन 14 बरस तक ये जो स्कूल गवर्नमेंट चलाती थी इसमें क्या रहे हैं? हेड मास्टर रहे हैं। राम जी स्कूल में 14 बरस तक, कितने? आपसे पूछा जाएगा कितने बरस तक हेड मास्टर रहे? हेड मास्टर रहे कौन? राम जी। अब दूसरी बात और भी, कि सुबकदोशी के वक्त, यानी जिस वक्त वो इस ओहदे से सुबकदोश हो रहे थे, तो वो दूसरे दर्जे के ग्रेनेडियर थे, सूबेदार मेजर के ओहदे से दूसरे दर्जे के ग्रेनेडियर के ओहदे से सुबकदोश हुए। तो दूसरी बात भी हम बताते हैं कि ये क्या थे? सूबेदार मेजर के ओहदे से सुबकदोश हुए हैं, रिटायर हुए हैं। बहुत, इसका मतलब है कि इनका पोस्ट हाई था, आगे दर्जे तक ये गए थे। तो ये घर पे यूं ही बैठ नहीं गए, इनकी जैसे ही मुलाजमत छूटी तो ये ख़ानदान सेंट्रल इंडिया को, जहाँ पर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई, सेंट्रल इंडिया महो को छोड़कर कोनकुन इलाका का दापोली में जाकर आबाद हो गया। यहाँ पर अब समझ लीजिए, जैसे ही उसकी सुबकदोशी के बाद भीमराव अंबेडकर के वालिद राम जी, जो उनके पिताजी हैं, ये कहाँ चले गए? सेंट्रल इंडिया को छोड़ दिया। यहाँ पर किन की पैदाइश हुई है? भीमराव अंबेडकर की। महो को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या किया? ये चले गए हैं कोनकुन। इसका मतलब है कि इनका अपना इलाका कहाँ है? कोनकुन है। कोनकुन इलाके के दापोली, याद रखिएगा, दापोली में आबाद हुए। यह है इंपॉर्टेंट। और यह भी समझ लेना है कि ये राम जी का अपना इलाका है। नौकरी चली गई है, यानी सुबकदोश हो गए हैं, तो अपने घर लौट गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वहां जाकर वो बैठ गए हैं।
वहां जाकर बैठे नहीं हैं, दापोली में जाकर के बसे हैं। आपसे ये पूछा जाएगा सेंट्रल इंडिया महो को छोड़कर कहाँ चले गए थे, तो दापोली चले गए थे, और वहां पर जाहिर बात है उनका पूरा खानदान चला गया, खानदान के साथ गए। और यहीं पर दापोली में ही एक काम ये किया कि उस वक्त इनकी उम्र कितनी थी, यानी 5 साल की उम्र हुई, तो भीमराव अंबेडकर का एडमिशन वहां करा दिया। 5 साल की उम्र में भीमराव का दाखला स्कूल में कराया। कहां पर, कौन कौन इलाके के, दापोली में, जहां वो बस गए थे। और इस वक्त उनकी उम्र कितनी हो गई है, 5 साल हो गई है। यानी इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यहां पर आए हुए उनको 3 साल कम से कम हो गए हैं। वालिद जो रामजी थे, फिर कोशिश कर ही रहे थे कि रामजी को एक नौकरी मिल गई। कहां पर, सितारा में, सितारा में नौकरी मिली, और भीमराव अंबेडकर की का एडमिशन वहां पर है, नौकरी मिली। तो अब देखिए कि ये खानदान दापोली से कहां चला आया। इस तरह से आप कह सकते हैं सेंट्रल इंडिया से कहां आए हैं, दापोली, और दापोली से सितारा, क्योंकि सितारा में उनको नौकरी मिल गई है। तो फिर सब छोड़ छाड़ कर पूरा खानदान यहां आके आबाद हो गया, पूरा खानदान यहां आबाद हुआ, यानी सितारा आ गए हैं। और इस वक्त भीमराव अंबेडकर की उम्र 6 साल की हो गई है। सितारा चला गया, यहां छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हो गया। फिर सितारा आए हैं, तो यहां पर आप समझिए कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हुआ, यह है इंपॉर्टेंट। और इसके बाद छावनी में जब इनका दाखिला हो गया, तो इस वक्त भीमराव अंबेडकर की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। 6 साल की उम्र थी कि वालिदा का इंतकाल हो गया। अब देखिए उनके सर से मां का साया भी जा चुका है। तो फिर उसी वक्त रामजी की बहन यानी भीमराव अंबेडकर की फूफी ने घर की देखभाल शुरू कर दी। रामजी की बहन ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली, उन्होंने घर की देखरेख शुरू कर दी। उनके जो माँ का नाम है भीमाबाई, उनका इंतकाल हुआ है। तो अब देखने कौन लगे, आपको पूछा जाएगा फिर घर की देखरेख किसने शुरू कर दी, तो उनकी फूफी ने यानी रामजी की बहन ने घर की देखरेख शुरू कर दी और ख़ानदान की देखभाल भी शुरू कर दी। इस तरह से यहीं पर जब वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में थे, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर को एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर को कहां पर एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ, या फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर को किस कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। वो सेंटेंस है, तो कड़वी सच्चाई का एहसास हो रहा है उनको, वो है कि वो पैदाइशी तौर पर अछूत हैं। बस इतनी बात, वो पैदाइशी तौर पर अछूत हैं। ये आपसे पूछा जाएगा कि वो पैदाइशी तौर पर अछूत हैं का एहसास किनको हुआ, या फिर किस कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ, अपने आप को अछूत होने का एहसास किनको हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, भीमराव अंबेडकर को हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस। इसके अलावा बहुत से असल में वाकयात हुए थे जिसकी वजह से इसका एहसास हुआ उनको इस कम उम्री में। तो भीमराव अंबेडकर को भी अपने मजहब से नफरत होने लगी। वो जिस चीज़ जहाँ पर वो पैदा हुए थे उनसे उनको घृणा आने लगी। लेकिन यहाँ तो आप ये देखें कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में सितारा में उनका जो एडमिशन हुआ है, एक काम और हुआ भीमराव अंबेडकर के साथ कि कड़वी सच्चाई का एहसास के साथ साथ जब एडमिशन कराने गए हैं उस वक्त सितारा में तालीम के दौरान आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर तालीम के दौरान, तो अब ये याद रखिएगा सितारा में तालीम के दौरान ही भीमराव अंबेडकर यानी भीमराव के नाम के आगे भीमराव के नाम के आगे
अंबेडकर लिखना शुरू कर दिया। अंबेडकर लिखना शुरू कर दिया। किस चीज का आगाज किया? इसका, यानी अंबेडकर लगाने का। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अंबेडकर क्यों लगाया, तो इसके वजूहात को आपको जानना है। तो कह रहे हैं कि इसकी एक वजह है कि दादा परदादा कौन कौन इलाके में, अभी हमने कहा कौन कौन इलाके में वो वापस आए थे, दापोली में जा बसे थे वो, इसका मतलब है वो वहां के हैं। तो वही कह रहे हैं कि दादा परदादा कौन कौन इलाके में अंबावाड़े के रहने वाले थे। कौन कौन इलाका में एक जगह है जिसका नाम है अंबावाड़े। कहां पर? अंबावाड़े। ये तो वहां पर हमने लिखा, यहां पर देखिए अंबेडकर लिखने की वजह क्या है? दादा परदादा कौन कौन इलाके के अंबावाड़े के रहने वाले थे बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर वो रहते थे, इस वजह से अंबावाड़े को समझना आपके लिए इजी हो गया। मराठी बोलने वाले, एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि पहले ही कहा कि मराठी जुबान है उनकी, मराठी बोलने वाले अक्सर अपनी ज़ात के साथ अपनी रिहायशी मकाम का नाम लगाते हैं, अपनी ज़ात के साथ। यानी भीमराव सकपाल हैं ये, तो एक तो उनको ये सरनेम मिला हुआ है अपने ज़ात की वजह से। दूसरा कि वो लोग लगाते हैं जिस एरिया और इलाके के हैं वहाँ पर, यानी वो लोग मराठी ज़ुबान जो बोलते हैं वो लगाते हैं, तो वो भी अपने नाम के साथ अंबावाड़े लगाना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब कि ये खास हो गया, रहायशी मकाम को लगाते हैं। तो अंबेडकर को सकपाल के साथ दूसरा सरनेम अंबावाड़े मिला। यानी अब जैसे कहीं का थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो अंबावाडेकर वो अपने नाम के साथ उन्होंने जोड़ दिया। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, तो कह रहे हैं कि रजिस्टर में लिखने बोलने में आसानी के लिए उनके नाम में थोड़ी सी जगह यानी रहायशी मकाम को चेंज किया और उसको अंबावाड़े को अंबेडकर कर दिया, और तब से ये अंबेडकर हो गए हैं। यानी ये दूसरा सरनेम है अंबेडकर। अंबेडकर किससे बना, कहाँ से बना, तो ये पूरा प्रोसेस आपने समझ लिया है कि वो अंबावाड़े से चेंज होकर के अंबेडकर बना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि उनका ये सितारा में ही जब उनका एडमिशन हुआ था, और यानी तालीम के दौरान ही उनके नाम में अंबेडकर ऐड किया गया, और वो आज तक है। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि इस समय तक जब वो सितारा में पढ़ रहे थे, उस वक्त तक तालीम के ताल्लुक़ से यानी शुरू से इब्तिदान अंबेडकर संजीदा नहीं थे। अब ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि तालीम के ताल्लुक़ से इब्तिदान मतलब शुरू में इब्तिदान अंबेडकर संजीदा, सीरियस नहीं थे। तालीम को उन्होंने सीरियस नहीं लिया था शुरू में, लेकिन तालीम की अहमियत का उनको एहसास हुआ। किनके? ये तालीम की अहमियत का एहसास हुआ भीमराव अंबेडकर को। एहसास के पीछे भी रीज़न होगा, और एहसास तब हुआ जब राम जी की सितारा वाली नौकरी भी चली गई। अहमियत का एहसास वही करें कि एहसास हुआ उनको, लेकिन कब हुआ? जबकि वालिद राम जी की सितारा वाली नौकरी भी चली गई, मतलब वो उससे भी जो रिटायर हो गए। तो ये है, आपको पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर को तालीम का एहसास कब हुआ, क्यों हुआ? एहसास सितारा के में वालिद की नौकरी चले जाने के दौरान हुआ, और वालिद की नौकरी चले जाने की वजह से राम जी को तालीम की अहमियत का एहसास हुआ। क्योंकि इससे पहले तो वो तालीम के ताल्लुक से इतने सीरियस भी नहीं थे, आते जाते बस वक्त गुजर रहा था कि कह रहे थे कि हाँ पढ़ रहे हैं, जिस तरह का आज का माहौल है। लेकिन जैसे ही नौकरी उनकी गई तो राम जी फिर यहाँ से कहाँ चले आए? बम्बई चले आए। ये इस बम्बई को जिसका मौजूदा नाम मुंबई है, तो बम्बई चले आए, और बम्बई पूरा ख़ानदान मुंतकिल हो गया। वहाँ पर भीमराव अंबेडकर का, यानी कहाँ पर? बम्बई में भीमराव अंबेडकर का, यहाँ पर लिख देते हैं मुंतकिल हो गए। वहाँ से मुंबई मुंतकिल हो गए। तो मुंबई में एक स्कूल है जिसका नाम है एल्फिंस्टन हाई स्कूल। यहाँ पर देखिए, बम्बई में आपसे पूछा जाएगा एल्फिंस्टन हाई स्कूल।
तो वहाँ तक तो पढ़ ही रहे थे। अल्फेस्टन हाई स्कूल का माहौल पुरसुकून न था। वहाँ पर इनका एडमिशन कराया है, यहाँ पर ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन माहौल कैसा है वहाँ का? पुरसुकून नहीं है, पुरसुकून नहीं है। क्या माहौल? कहाँ का? अल्फेस्टन हाई स्कूल का। वो अल्फेस्टन हाई स्कूल जो मुंबई में है। तो ये क्लियर हो रहा है कि वहाँ पर उनको और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सरकारी स्कूल, लेकिन जात पात का भेदभाव हुआ। ये देख लीजिए अल्फेस्टन हाई स्कूल क्या है, ये सरकारी हाई स्कूल है, क्योंकि अब तक वो जहाँ पर भी पढ़ रहे थे शायद उतनी उनको इन सारी चीज़ों की दिक्कतें नहीं हुई। जो हालात आपको शुरू में हमने समझाए हैं उन हालात से उनको लड़ना झगड़ना नहीं पड़ा होगा, लेकिन जैसे ही अल्फेस्टन हाई स्कूल पहुँचे हैं बम्बई, वहाँ पर उनको बहुत सारी दिक्कतें और दुश्वारियाँ आई। तो कह रहे हैं कि ये हाई स्कूल सबसे पहले तो समझ लीजिए क्या है, सरकारी है, सरकारी हाई स्कूल है। इसके बावजूद वो क्या है कि पुरसुकून माहौल नहीं है उसका। वहाँ पर हो कैसा रहा है इस सरकारी स्कूल में? जात पात का भेदभाव, पात का भेदभाव का सामना। भीमराव अंबेडकर को जात पात का भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। और यहां पर कह रहे हैं कि जो उनके साथ सुलूक हो रहा है वो सुलूक सिर्फ तलबा ही नहीं कर रहे हैं, तलबा की तरफ से ही वो बर्ताव उनके साथ नहीं हो रहा है। भेदभाव यानी जात पात का जो भेदभाव हो रहा है, तलबा ही उनको हकारत और नफरत की नज़र से नहीं देखते हैं, बल्कि तलबा ही, सिर्फ तलबा ही हकारत और नफरत की निगाह से नहीं देखते, बल्कि असातिज़ा की तरफ से भी बराबर ऐसे बर्ताव का सामना उनको करना पड़ा। मतलब वो भी इस चीज़ में शरीक और सहीम थे। असातिज़ा और तलबा दोनों हकारत और नफरत की निगाह से देखते थे, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इतना कुछ उनके साथ हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, बुरा सलूक, बुरा बर्ताव उनके साथ हो रहा है, यानी जो बर्ताव आपको मैंने बताया उस तरह के बर्ताव यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को वो क्या कर रहे हैं? खामोशी से सहन कर रहे हैं। लेकिन खामोशी से सहन कर रहे हैं, खामोशी से सहन कर रहे हैं वो। यहां तक के 1908 ईस्वी में, यहां तक के ये सारी चीजें हो रही हैं उनके साथ, यहां तक के 1908 ईस्वी में, कब? 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। ये तो बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए और उस खानदान के लिए, महार जात वालों के लिए ये बहुत गर्व फख्र की बात थी, जिसकी वजह से जब इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो इसकी इस कामयाबी पर उन लोगों ने क्या किया? जलसा किया, प्रोग्राम किया और उनको सम्मानित किया, और इस गर्व को ढोल पीट कर लोगों में इसका प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से गर्व से उनका सीना भी चौड़ा हो गया और वो भी बहुत खुश थे। उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात थी और उन जात वालों के लिए भी ये खुशी का मौका था। यहाँ तक कि जब वो 1908 में पास कर लिया तो फिर उनका दाखला अल्फेस्टन कॉलेज में हो गया। इसके बाद उनका दाखला कहाँ पर हो गया? अल्फेस्टन कॉलेज में। अल्फेस्टन कॉलेज में दाखला हुआ मैट्रिक के बाद। और अल्फेस्टन कॉलेज कहाँ है? ये भी मुंबई ही में है। और यहाँ से अल्फेस्टन कॉलेज से 1912 ईस्वी में बीए किया। क्या किया? बीए की डिग्री 1912 ईस्वी में हासिल की, डिग्री हासिल की भीमराव अंबेडकर ने। उन्नीस 1912 ईस्वी में जब उनको बीए की डिग्री मिल गई तो उसके बाद उनको एक वजीफा मिला, स्कॉलरशिप। कहाँ से? बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफे पर 1912 के बाद। कह रहे हैं देख लीजिए, बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफे पर, क्योंकि तालीमी वजीफा मिला इसीलिए, तालीमी वजीफे पर आला तालीम के लिए, तालीम के लिए वो विदेश चले गए। कहाँ? विदेश में भी आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए। कौन? भीमराव अंबेडकर। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बीए के बाद कहाँ गए? अमेरिका गए। तो
क्यों गए? आला तालीम के लिए गए। आला तालीम हासिल करने के लिए किसने उनकी मदद की? बड़ौदा स्टेट ने मदद की। बड़ौदा स्टेट ने कौन सा वजीफा उनको दिया? तालीमी वजीफा दिया। तालीमी वजीफा भीमराव अंबेडकर को किस स्टेट से मिला है? बड़ौदा स्टेट से मिला है। और बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफे पर आला तालीम के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ गए? अमेरिका गए। इस तरह के सवालात आपको पूछे जाएंगे। और जब अमेरिका गए हैं तो अमेरिका में ही इन्होंने कहाँ पर एडमिशन ले लिया? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये है अमेरिका में। यहाँ पर मैं दाखिला लिया। बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। आला तालीम के लिए कहाँ गए? अमेरिका गए। अमेरिका में किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। और किस सब्जेक्ट को वहाँ पर चूज़ किया? तो वो कह रहे हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने माशियात यानी इकोनॉमिक्स से MA किया। अभी यहाँ तो वो BA कर रहे थे ना, MA किया। कहाँ से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। किस सब्जेक्ट में उन्होंने MA किया है? तो माशियात से, इकोनॉमिक्स से किया है। उसके बाद है 1916 ईस्वी। देखिए, इस 12 में उन्होंने BA किया है, उसके बाद वहाँ चले गए हैं। और 16 में उनको PhD की डिग्री मिल गई है। 16 में वहीं से PhD की डिग्री मिली कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही। और फिर उसी साल यानी 1916 ईस्वी में ही 1916 ईस्वी में ही वहां से कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड चले गए। कहां से? कोलंबिया यानी अमेरिका से इंग्लैंड कब गए? 1916 ईस्वी में ही गए। इंग्लैंड में उन्होंने ये जो यहाँ पर आपके सामने हमने जिक्र किया है इंग्लैंड का, तो अब इस इंग्लैंड के बारे में जानिए कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया इंग्लैंड में। अब जैसा कि हमने बताया कि इंग्लैंड चले गए हैं, ये देखिए इंग्लैंड गए तो यहाँ पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। अब आपसे पूछा जाएगा इंग्लैंड में किस में कहाँ एडमिशन लिया है? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। या इस तरह दाखिला लेकर के वहाँ पर क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं माशियात। माशियात में यहाँ पर इन्होंने क्या किया? MSc किया। किस में दाखिला लिया है? इकोनॉमिक्स यानी माशियात। अभी आपने देखा कि माशियात से उन्होंने MA कर लिया है, यहाँ पर आकर के भी उन्होंने MSc किया। MSc में दाखिला लिया है, MSc किया। कहाँ से MSc किया? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और यहाँ पर वो साथ में क्या कर रहे थे? बैरिस्ट्री की तैयारी कर रहे थे, की तैयारी करते रहे, यानी साथ ही उसी के साथ बैरिस्ट्री की तैयारी भी करते रहे। यहाँ तक कि 1917 ईस्वी में यह तालीमी सिलसिला रुक गया। 1917 ईस्वी में तालीमी सिलसिला रुक गया। कब रुका? सन 1917 ईस्वी में। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या हुई? वजह तालीमी सिलसिला रुकने की वजह, एक वजह यह है कि वजीफा मिलना बंद हो गया। वजीफा मिलना बंद हो गया या बंद हुआ, यही सबसे बड़ी वजह है तालीमी सिलसिला बंद होने की। तो वहाँ से अब उनको क्या करना था? वहाँ से इंग्लैंड से आप वापस आ गए हिंदुस्तान वापस आ गए। कब? 17 ईस्वी में, यानी 1917 ही में हिंदुस्तान वापस आ गए, क्योंकि तालीमी सिलसिला उनका रुक गया था। और रुकने की वजह यह थी कि वजीफ़ा मिलना बंद हो गया था। तो यहाँ पर आने के बाद कह रहे हैं कि प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स हिंदुस्तान वापस आए हैं, तो हिंदुस्तान में प्रोफेसर की हैसियत से नौकरी कर ली। प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की हैसियत से सीडीहाम कॉलेज, ये देखिए लिख रहे हैं सीडीहाम, SYDEHAM, हाम, सीडीहाम कॉलेज में मुलाजमत शुरू की। मैं
मुलाजमत शुरू की। यानी यहाँ पर आप लेक्चरर बन गए, प्रोफेसर बन गए, वहाँ पढ़ाने लगे, यहाँ तक कि आप पढ़ाते रहे, मुलाजमत का आगाज़ है ये। तो आपने यहाँ पर 1918 से 1920 तक पढ़ाया है, यानी इस ओहदे पर 1918 से 1920 तक रहे। इस ओहदे पर इस सन तक आप रहे हैं। यहाँ तक कि इस सन में आपने दो काम किए हैं। एक तो ये कि जो तनख्वाह मिलती थी, तनख्वाह बचाया, एक काम। दूसरा काम ये कि मुखलिसीन ने मदद की, सीन ने मदद की। अच्छा, इनकी वजह से ये दोबारा तालीम के लिए 1920 में वापस इंग्लैंड गए, वापस इंग्लैंड यानी इंग्लिस्तान गए दोबारा। इनकी वजह से ये काम जो किया, तो इसकी वजह से दोबारा आप वहाँ गए हैं 1920 में, ताकि अधूरी तालीम आप मुकम्मल कर सकें। आपसे ये पूछा जाएगा कि दोबारा इंग्लैंड क्यों गए थे, अधूरी तालीम मुकम्मल करने के लिए गए थे। फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर दोबारा इंग्लैंड कब गए, 1920 ईस्वी में गए हैं। अब उसके बाद ये देखिए कि 1921 ईस्वी में, 20 में गए हैं, 1921 ईस्वी में MSc और 1923 ईस्वी में DSc, 1920 में MSc और 1923 ईस्वी में DSc की डिग्री यानी सनद हासिल की। जो छोड़कर आए थे उनको इन्होंने पूरा किया, 1923 तक वहाँ रहे। और फिर साथ में यही नहीं, साथ में बैरिस्ट्री भी क्या किया इन्होंने, पास कर ली, भी पास की, ये भी इन्होंने कर लिया। साथ में कह रहे हैं कि ये सब करने के बाद वो फिर हिंदुस्तान वापस आए, हिंदुस्तान वापस आए। पहली बार वापस आए हैं तो प्रोफेसर बने हैं। फिर इसके बाद जब हिंदुस्तान आए तो इन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया, वकालत का पेशा इख्तियार किया जब दोबारा हिंदुस्तान आए तो। यानी वापस आकर वकालत करने लगे और साथ में समाजी इस्लाह और सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। यानी ये कर रहे थे, इसके साथ ही, यानी आप कह सकते हैं साथ ही समाजी इस्लाह और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे। ये हुआ, इसके बाद लेना शुरू कर दिया है। और साथ ही इन चीज़ों की वजह से उन्होंने खुद को सहाफ़त से भी जोड़ा, यानी जर्नलिज्म से जोड़ा। यह है। अब यहाँ पर आप देखिए कि मोटे तौर पर हम आपको कह सकते हैं कि ये सबसे पहले क्या बने, प्रोफेसर, उसके बाद वकील, इसके बाद सहाफ़ी, यानी इन चीज़ों से अपने आप को जोड़ा है। और ये इन चीज़ों ने उनको बहुत सारी चीज़ें प्रदान की हैं, उनको एक तरह से समाज में उनका असर और रसूख बढ़ाया है। जब उन्होंने ख़ुद को सहाफ़त से जोड़ा है तो उन्होंने इस्लाह के लिए तंजीमें कायम की, सहाफ़त से जोड़ा, समाजी इस्लाह किया। तो यहाँ पर आप समझिए इस्लाह के लिए इन्होंने तंजीमें कायम की, ज़ीमें कायम की। किसके लिए तंजीमें कायम की हैं, समाजी इस्लाह के लिए। उसमें कायम करने की वजह से, यानी तंजीम कायम करने की वजह से और दूसरे काम करने की वजह से अछूत समझे जाने वाली ज़ातों में इनकलाब पैदा कर दिया। यानी उन लोग उनको बहुत बड़ा विद्वान तो समझते ही थे, इन चीज़ों की वजह से उनको ऊंचा मकाम हासिल होने लगा। भीमराव ने अछूतों को सलाह दी, इसके बाद अछूतों को उन्होंने सलाह दी, जिसको अछूत समझ रहे थे जो लोग, तो अछूत को उन्होंने सलाह दी, यानी एडवाइस दिया। अब क्या क्या सलाहें दी हैं वो समझना है। उन्होंने कहा है कि अगर तरक्की करना चाह रहे हैं आप, तो तरक्की के लिए 3 मरहलों में अपने अंदर की सफाई ज़रूरी है। अपने अंदर 3 मरहलों में सफाई लाजमी है। सलाह क्या दी है, तरक्की के लिए 3 मरहलों में अपने अंदर की सफाई लाजमी है। ये तो बड़ी बात है।
सबसे पहले आम अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना होगा। एक बात, आम अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना। दूसरी बात, अभी 3 मरहले नहीं कर रहे हैं, ये एक में ही है। दूसरी बात, तलफ़ुज़ को सुधारना, यानी आप जो बोलते हैं उसको ठीक कीजिए, तलफ़ुज़ को सुधारना। इसी तरह से एक और बात है, वो है ख्यालात को नई ताकत देनी होगी। जो आपके पास ख्यालात हैं उनको और जो है मॉडिफाई कीजिए, ख्यालात को नई ताकत दीजिए, ताकत देनी होगी। यह है, इसीलिए अगर आप ऐसा करेंगे 3 मरहलों में, अगर अपने अंदर की आप सफाई करेंगे, गौर करेंगे इसमें, तो आपको इसके लिए अहद करना होगा। क्या अहद करना होगा? अब अहद करना होगा तो कह रहे हैं अहद करना होगा। पहली बात, एक अहद तो यह करना होगा, मुर्दा या सड़े हुए जानवरों का गोश्त नहीं खाएंगे। मुर्दा का गोश्त, यानी जो खाल वगैरह ये सब काम कर रहे हैं वो सब नहीं करेंगे, गोश्त नहीं खाना है। ये एक बात भी, इस चीज़ का आप संकल्प लीजिए, अहद कीजिए। और साथ ही अपने दरमियान से ऊंच नीच के भेदभाव को ख़त्म करें। अपने दरमियान से ऊंच नीच का भेदभाव ख़त्म करें, ये हुई बात। और साथ ही ये भी अहद करें आप कि आप बचे खुचे फेंके हुए टुकड़े नहीं खाएंगे। क्या अहद करना है? आप बचे हुए या फेंके हुए टुकड़े नहीं खाएंगे। ये अहद है, इन्होंने ये अहद करवाया। और अहद करने के साथ साथ कह रहे हैं कि नहीं करेंगे तो अपनी मदद आप करें। क्या करना पड़ेगा आपको? अपनी मदद आप करें। एक बात, इसी में दूसरी बात यह है कि अपनी इज्जत नफ्स हासिल करें। अपनी इज्जत नफ्स, आप समझिए कि आपकी भी कुछ इज्जत है, कदर है, अपनी इज्जत नफ्स हासिल करें। इसके बाद एक पॉइंट और है, वो ये है कि अपनी ताकत को पहचानें। अपनी ताकत को जाने पहचानें। ये सब करेंगे आप तो ऊंची ज़ात की तरफ से इस तहरीक की मुखालफत हुई। जो ऊंची ज़ात से ही असल में इनका झगड़ा था, तो ये सब जो काम किया ऊंची ज़ात वाले की तरफ से इसकी मुखालफत हुई। ऊंची ज़ात वाले की तरफ से मुखालफत हुई। आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, आपने इसको झेला, और क्योंकि आपने जो चीज़ें बताई कि ऊपर आप उठ सकते हैं अपनी मदद आप करके, अपने इज़्ज़त नफ्स हासिल करके, और साथ ही अपनी ताकत को जान करके आप ऊपर उठ सकते हैं। ये सारी बातें जब वो अपने लोगों में यानी अछूत समाज में की, तो ऊंची ज़ात की तरफ से लामहला इसका हासिल यही था कि उनकी मुखालफत होनी है। मुखालफत शुरू हुई, कानूनी तौर पर इन्होंने क्या क्या जवाब दिया, मिशन में कामयाब हुए। यानी हर तरह से भीमराव अंबेडकर क्या हो गए, कामयाबी हासिल की, उनका मिशन सक्सेस हुआ, मुल्क व कौम की अहम खिदमात अंजाम दी। और ये वो काम थे जिसकी वजह से उनको बहुत सम्मान की नज़र से पहचाना गया। और इस नज़र से जब देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, मुल्क व कौम की खिदमत का काम किया है, मुल्क व कौम की खिदमत का काम किया, क्योंकि मिशन उनका सक्सेस हो गया है। उनका शुमार इसी वजह से, ये जो काम किया करें कि इसी वजह से उनको हिंदुस्तान के उनका शुमार जदीद हिंदुस्तान के मेमारों में हुआ। जदीद हिंदुस्तान के मेमारों में शुमार यानी गिनती, उनका शुमार हुआ। उसकी वजह आपको यहाँ पता चल गई कि मुल्क व कौम की अहम खिदमत अंजाम देने की वजह से जदीद हिंदुस्तान के मेमारों में किनका शुमार होता है, भीमराव अंबेडकर का। दरअसल उनके कामों की फहरिस्त बहुत तवील है। उस समाज से उठ करके यहाँ इस समाज तक आना, यानी कि यहाँ तक कि मेमारों में अपने आप को शामिल कर लेना, ये बड़ी उपलब्धि है। बहुत कुछ हासिल किया है। अमली सियासत के मैदान में भी आप कूदे। अभी तक जो कुछ कर रहे थे वो कर ही रहे थे, लेकिन अब
दानिस्ता तौर पर, अमली तौर पर कहाँ पर आए? अमली सियासत के मैदान में, सियासत के मैदान में कूदे। यहाँ पर अमली सियासत यानी फिजिकली जो है आपने ये काम करना शुरू किया। गांधी जी और नेहरू से नज़दीकी मरासिम यानी ताल्लुकात आपके रहे हैं। आज़ादी के बाद बात आ गई कि सियासत की, यहाँ से अंग्रेज़ों को निकाला, यहाँ तक कि मुल्क आज़ाद हुआ। तो आज़ादी के बाद एक बड़ी ज़रूरत थी मुल्क को के आइन की। तो मुल्क की आइन साजी का मरहला दरपेश हुआ कब? आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद मुल्क को आइन की ज़रूरत हुई, ज़रूरत पड़ी, ये मरहला दरपेश आया आइन साजी का यानी आइन के निर्माण का। तो दस्तूर साज कमेटी यानी आइन साज कमेटी जो आइन बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर है आइन कहते हैं दस्तूर को, दस्तूर साज कमेटी के सदर मुंतखब हुए कौन? भीमराव। कमेटी के मुल्क की आज़ादी के बाद, और इस ओहदे पर फाइज होकर बहुत सा काम किया आपने। इस बीच में एक पॉइंट और है कि उनकी उम्र जब 14 बरस थी और वो 5वें दर्जे के तालिब इल्म थे, 9 बरस की लड़की रामाबाई से उनकी शादी हो गई थी। हिंदुस्तानी समाज के छुआछूत से बरहम थे, उनसे आपको नफरत थी, इसलिए उन्होंने बौद्ध मजहब कबूल कर लिया। यानी इस वक्त शादीशुदा तो वो पहले ही थे, तो कह रहे हैं कि अपने मजहब से बरहम होने की वजह से अपने मजहब, ये नोट के तौर पर बीच में आया है, मजहब से बेजार थे इसलिए बौद्ध मजहब धर्म कबूल कर लिया भीमराव अंबेडकर ने। फिर उनको देख करके उनके समाज के जो अछूत थे, कसीर तादाद में लोगों ने अपना मजहब तब्दील कर लिया और वो भी बुद्धिस्ट हो गए। यानी वो हिंदुस्तानी कौम के रहनुमा असल में समझे जा रहे थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया था, तो उनको देख करके बहुत सारे लोगों ने अपना भी धर्म मजहब कबूल कर लिया, यानी तब्दील कर लिया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से भी वो नवाजे गए और भी दिगर एजाज़ से नवाजे गए। यहाँ तक कि 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को रात ही में 5 सितंबर 1956 ईस्वी को नींद की हालत में, नींद में वफात हुई। बुद्धिस्ट के अकीदे के मुताबिक उनको क्या हो गया? निर्वाण मिल गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, उनको क्या मिल गया? निर्वाण मिल गया। क्यों? नींद में उनकी मौत हो गई इसलिए। तो अब देखिए, और ये बात बौद्ध धर्म के मानने वाले कहते हैं कि उन्हें निर्वाण मिल गया है। उनकी जिंदगी भर अनथक कोशिशों का मकसद यही था कि पसमानदा तबका को, यानी जो नीची जात वाले लोग हैं जिनको अछूत समझा जाता है, उनको बेदार करना है, ऊपर उठाना है, हिंदुस्तानी समाज में बराबरी और भाईचारगी पैदा करना है। उन्होंने हमारे मुल्क को इसी वजह से वो दस्तूर दिया जिसमें मजहब, ज़ात, अकीदा, जिन्स के इम्तियाज़ को ख़त्म कर दिया, वो निज़ाम दिया है। ये दस्तूर मर्द के दरमियान और औरत और मर्द के बीच मसावात कायम करता है। इसमें सबको हुकूक दिए गए हैं। हिंदुस्तान की दस्तूर साजी में अहम और तारीख़ी किरदार अदा किया है। दस्तूर हिंद में सेकुलरिज्म का तस्वुर पेश करके मसावात पैदा करने की कामयाब कोशिश भीमराव अंबेडकर ने की है। इस तरह से आपने उस हेडिंग को समझ लिया कि हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। क्यों और किस तरह से वो एक निचले समाज से आकर के इस दर्जा ऊपर तक जाना, इतनी तालीम हासिल करना और अपने समाज में बेदारी लाना और लोगों में बेदारी लाकर एक रहनुमा का रूप इख्तियार कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।